गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम संतोष है। मैं एक अल्कोहलिक हूँ। जैसे अभी बताया गया, मैं थाने अस्तित्व ग्रुप का मेंबर हूँ और अभी 8 जुलाई को मैंने 7 साल अपने सोब्रिटी के पूरे किए हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ टॉपिक पे, बट देन ये टॉपिक मुझे पसंद है। एक्सेप्टेंस इज़ द आंसर। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि एक्सेप्टेंस ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल थीम है 12 स्टेप प्रोग्राम की। एंड जो सबसे पहला स्टेप है 12 स्टेप में, वही एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। मैं जब तक ये स्वीकृति नहीं करता कि मैं इस बीमारी से परेशान हूँ और मुझे बदलाव की ज़रूरत है, तब तक शायद मेरे लिए प्रोग्राम शुरू नहीं होता। सो मैं यूनिटी ग्रुप ऑफ ए का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी कभी लास्ट मंथ में कहीं शेयर कर रहा था, शायद भीड़ में, तभी सर्विस ग्रुप की शेयरिंग थी। तभी मैंने टाइप ऑफ मीटिंग पे मैं शेयर कर रहा था। तभी उसमें वन ऑफ द टाइप इज़ न्यू कमर मीटिंग। एंड न्यू कमर मीटिंग अभी भी चल रही है हमारे यहाँ पे, स्पेसिफिकली ऑनलाइन में, विच इज़ वंडरफुल। ये देख के बहुत अच्छा लगा। न्यू कमर को स्पेसिफिकली, मेरे जैसे न्यू कमर को इनिशियली ये जानना बहुत ज़रूरी था कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस मेरे लिए वास्तविकता जो थी, रियलिटी जो थी, उसे स्वीकार करना था। बिकॉज अल्कोहल ने मेरे पे ऐसे असर किया था। 1999 से 2018 ये मेरा दौर रहा अल्कोहलिज्म का। पहले कुछ साल 2011 तक मैंने ओकेजनल ड्रिंकिंग किया, या हफ्ते में एक आध दिन ड्रिंक किया। बट देन 2011 से मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गया। बुक में कहा गया है कि अगर मेरा अल्कोहल पे समहाउ कंट्रोल नहीं है, मैं कितना क्वांटिटी पी रहा हूँ उस पे अगर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा फ्रीक्वेंसी पे, मतलब मैं क्विट भी नहीं कर सक रहा हूँ, छोड़ भी नहीं सक रहा हूँ, और क्वांटिटी कंट्रोल भी नहीं कर सक रहा हूँ, और मुझे हेल्थ इशू हो रहे हैं, रिलेशनशिप इशू हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल इशू हो रहे हैं, तो देर इज सम प्रॉब्लम। मुझे कहीं ना कहीं वास्तविकता स्वीकार करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा डिनायल में था। दो चीज़ों की वजह से डिनायल में था। एक तो मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त नॉर्मली पी पा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, उनका कंट्रोल है। तो मुझे लग रहा था कि शायद कभी ना कभी मेरा कंट्रोल भी आ जाएगा अल्कोहल पे। बट ऐसे हुआ नहीं दोस्तों। मेरी जो बीमारी थी, जैसे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने डॉक्टर्स ओपिनियन में कहा है, मुझे फिजिकल एलर्जी हो गई थी। मतलब मैं ऐसे स्टेज पे गया था अल्कोहलिज्म के, जहाँ पे मेरी बॉडी एक बार अंदर अल्कोहल गई तो और अल्कोहल डिमांड करती थी। सो वहाँ से वापस आना मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए मुश्किल है। मतलब फिजिकल एलर्जी जो है वो परमानेंट इन नेचर हो गई थी। मतलब ऐसे कभी भी नहीं हो सकता था कि मैं वापस कंट्रोल में ड्रिंक कर सकता था। सो मुझे ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था कि मुझे फिजिकल एलर्जी हो गई है, और मैं कितना भी डिनायल में रहूं। एक तो ये डिनायल था कि मेरे दोस्त नॉर्मली पी रहे, दूसरा ये डिनायल था कि मुझे कैसे होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि यही मैं हूँ जो 1999 से 2011 तक मैं नॉर्मली पी रहा था, और शायद कुछ तो हो जाएगा। ये बुक में भी लिखा है, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो कैलेमिटी आ जाएगी जिससे मैं वापस नॉर्मल ड्रिंकिंग कर सकता हूँ या मैं छोड़ सकता हूँ।
बट देन दोस्तों वैसे कुछ हुआ नहीं। मुझे समहाउ टाइम लगा, बिकॉज बहुत सारा टाइम डिनाइल की वजह से जस्टिफिकेशन में चला गया। घर वालों को जस्टिफाई कर रहा था कि मैं क्यों पी रहा हूँ, ऑफिस का प्रेशर है और कोई रिलेशनशिप का प्रेशर है। ये जस्टिफिकेशन करते करते लोग भी घर वाले भी कन्विंस हो रहे थे, बिकॉज मेरे जैसा अल्कोहलिक थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, तो घर वालों को मैनिपुलेट कर लेता था कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, और वो लोग सोचते थे ठीक है शायद इसकी कभी कम हो जाएगी। बट ग्रेजुअली उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जिसमें मेरी वाइफ मेरे साथ आई एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं एडमिट हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हॉस्पिटलाइजेशन में मैं अकेला गया एंड मुझे डिटॉक्सिफाई करने के लिए एडमिट होना पड़ा। मतलब मेरे मैं वाइफ को लेके भी नहीं गया, बिकॉज समहाउ मुझे लगने लगा कि बॉस ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड जब भी मैं एडमिट होता था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तभी मैं सोचता था कि यार मैं अदरवाइज अगर अल्कोहल छोड़ूं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, ऑफिस के डिसीजंस सही लेता हूँ, ऐसे मैंने घर पे बहुत बड़ा कोई कांड भी किया नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। बट व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, समहाउ मेरा कंट्रोल और मेरी फ्रीक्वेंसी को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और ये एक्सेप्ट करने के लिए भी मुझे डिफिकल्टी हो रही है। एंड जब भी वो सलाइन वगैरह मेरे हाथ पे लगे रहते थे डिस्चार्ज के टाइम, तभी मैं सोचता था मैं ये क्या कर रहा हूँ। और मतलब नॉर्मल लोग ये नहीं करते, ऐसे एडमिट नहीं होते, ऐसे डिस्चार्ज नहीं होते, एंड डिस्चार्ज होने के बाद स्ट्रगल नहीं करते सोबर रहने के लिए। सो कुछ दिन सोबर रहता था, वापस अल्कोहल हाथ में आ जाती थी। एंड अल्टीमेटली मैंने एक्सेप्ट किया कि बॉस अभी नहीं हो सकता, अभी शायद मुझे ऐसे ही एडमिट बाहर करके प्रोबेबली जिंदगी बितानी पड़ेगी, बिकॉज कोई रास्ता नहीं है। साइकियाट्रिस्ट भी मैंने बहुत अच्छे किए, एंड मैं साइकियाट्रिस्ट को पूछता था कि डॉक्टर डू यू थिंक मेरा बचने का कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है? एंड डॉक्टर के चेहरे पे ब्लैंक इमोशंस होते थे। तो मैं सोचता था कि इनके पास ही आंसर नहीं है तो मेरा बचने का चांसेस क्या है। एंड क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, एंड अल्टीमेटली मुझे वो पीने में भी मजा नहीं आता था। मतलब जो पहला पेग मैं बनाता था शाम को, वो पेग का मुझे कलर पसंद नहीं था, पेग का मुझे टेस्ट पसंद नहीं था। पहला एक दो पेग तो मुझे गटकना पड़ता था, बिकॉज समहाउ मुझे वो अंदर नहीं जाता था दारू। एंड वो एक दो पेग पीने के बाद मुझे ऐसे लगता था कि बस अभी मैं पी सकता हूँ। बट अगेन 3-4 पेग के बाद मैं ब्लैक आउट हो जाता था। तो मेरी लाइफ जो थी, सेंसिबल लाइफ जो थी, वो पहले एक दो पेग के बाद चालू होती थी और 3-4 पेग के पहले खत्म हो जाती थी। ऐसी लाइफ हो गई थी। उसके अलावा या तो मैं कंप्लीटली अलग जोन में रहता था, मतलब रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट रहता था, या फिर आउट रहता था। सो ये स्वीकृति करना बहुत जरूरी है वास्तविकता की, कि बॉस ये मुझे प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूं, तो जो यहाँ पे कहा जाता है कि पीस ऑफ माइंड एंड फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड एंड फ्रीडम के पास जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं शायद वही चक्कर में अटका रहूंगा, और कभी कभी कंडीशनल सोब्राइटी में लेके आऊंगा, सिचुएशनल सोब्राइटी में लेके आऊंगा कि भैया अभी ऑफिस में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तो शायद मुझे रुकना पड़ेगा, अभी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है तो रुकना पड़ेगा। बट जब भी वो प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा, मेरा माइंड मुझे वापस कन्विंस कर लेगा, प्रोबेबली मैं थोड़ा पी सकता हूँ, प्रोबेबली मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। सो मेरी बीमारी जो है वो मेरे दिमाग से शुरू होती है, ये मुझे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। सो पहला पार्ट है उसका कि मुझे फिजिकल एलर्जी हो गई है। समहाउ फिजिकल एलर्जी होने के अलावा, फिजिकल एलर्जी ये तभी
शुरू होती है जब मैं पहले पेग लेता हूँ। बट मैं पहला पेग क्यों लेता हूँ? मुझे ये समझना ज़रूरी है। पहला पेग मैं इसलिए लेता हूँ बिकॉज़ समहाउ मेरा माइंड मुझे कन्विंस करता है कि इसके बगैर नहीं चलेगा, अल्कोहल के बगैर नहीं चलेगा। अभी मेरा माइंड क्यों मुझे कन्विंस करता है कि अल्कोहल के बगैर नहीं चलेगा, मतलब मुझे जो थॉट आता है और जो एक्शन लेता हूँ, उसमें समहाउ मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्यों मुझे खींच के लेके जाती है वो थॉट प्रोसेस अल्कोहल के पास? सो ग्रेजुअली ये एक्सेप्ट करना पड़ा मुझे कि देयर आर सम अनमैनेजेबिलिटीज। कुछ लोग, कुछ परिस्थिति, कुछ कमजोरियां, कुछ जीवन की सच्चाइयां है जो समहाउ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पहले तो समझ नहीं रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है और वो स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। और जब तक वो स्वीकार नहीं करूंगा, शायद मेरा मेंटल ऑब्सेशन नहीं रुकेगा। और अगर मुझे बदलाव की दिशा में जाना है, तो मुझे उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन कमजोरियों को, उन जीवन की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बिग बुक में कहा गया है पेज 417 पे, द एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स टुडे। मैं जब तक ये एक्सेप्ट ही ना करूं मुझे प्रॉब्लम हो गया है, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया, वो एक्सेप्ट ही ना करे मुझे कैंसर हो गया है और उस पर ट्रीटमेंट ही ना चालू करे, तो बदलाव हो नहीं सकता, तबीयत ठीक नहीं हो सकती। वैसे ही मुझे समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अल्कोहलिज्म, स्पेसिफिकली लिज्म, ISM, आई सेल्फ एंड मी, मतलब मुझे सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच का, मुझे जीवन की सच्चाइयाँ, कमजोरियाँ, परिस्थितियाँ, कुछ लोगों को फेस करने की जो ताकत है वो कम पड़ रही है। और जब तक वो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता और मैं लोगों से मदद नहीं लेता, तब तक शायद मुझे सोबर रहना बहुत मुश्किल है। सो बीमारी की स्वीकृति ये सबसे पहला स्टेप है। बट देन सिर्फ स्वीकृति करने से प्रोबेबली मेरी रिकवरी शुरुआत नहीं होगी। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं शराब के प्रति शक्तिहीन हूँ, ये 50% एक्सेप्टेंस है। दूसरा है कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त या असहनीय हो गया है, मतलब आ, कुछ जीवन की सच्चाइयाँ है, परिस्थिति है, लोग है, उनको संभव मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उनको जब भी मैं एक्सेप्ट करना चालू करूँगा, तो शायद प्रोग्राम मेरे लिए वर्क करना स्टार्ट करेगा। एंड उसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर मैं सोबर खुद के बलबूते पे रह सकता था, तो मैं कभी का सोबर हो जाता था। मतलब 2011 से 2018 तक इतने सारे हॉस्पिटलाइज़ेशन, इतने सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, इतने सारे इमोशनल टर्मोइल्स, मतलब लोगों को मैंने भले फिज़िकली हर्ट नहीं किया रहेगा, बट देन फैमिली मेंबर्स को इमोशनली इतना हर्ट किया। अभी मुझे समझ में आता है जब भी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तभी के जब भी बच्चा अपने, मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से जब भी चलता नहीं है, या फिर जो सोसाइटी को मान्य है ऐसे रास्ते पे चलता नहीं है, तभी कितनी तकलीफ होती है। और मैं तो ऐसे स्टेज पे आ गया था कि मुझे डेली ड्रिंक करना पड़ता था, और इवनिंग में जब भी मैं घर पे ड्रिंक करने जाता था, तभी जो डिसअपॉइंटमेंट एंड कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड अप्रोच जो था मेरे फैमिली के प्रति, अभी मुझे पता चल रहा है कि इमोशनली कितना मैंने पेन दिया उन्हें, जबकि वो बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से कम्प्लीटली रॉन्ग था। और मुझे एक यूज़फुल ज़िंदगी जीनी चाहिए थी। बट देन मैं बहुत बड़ा समय, ऑलमोस्ट 7-8 साल, उसके पहले भी एक्चुअली मुझे गिनना चाहिए, बट मेजोरिटी 7-8 साल में कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड था, सेल्फ सेंटर्ड था, बहुत सारी गलतफहमियां दिमाग में लेके घूम रहा था। एंड ये सब चक्कर में मैंने मम्मी, डैडी, वाइफ, बच्चे, भाई बहन, दोस्त,
इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल तकलीफ दी एंड जो मुझे समझ में नहीं आई। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट स्टेप का, कि मेरा जीवन असहनीय हो गया है, अनमैनेजेबल हो गया है। तो ये अनमैनेजेबिलिटी इसीलिए है बिकॉज़ ये सारे लोगों के बारे में मिसकंसेप्शन, मिसपरसेप्शन, गलतफ़हमियाँ मेरे दिमाग में बैठी है एंड मैं समहाउ कहीं न कहीं मेरी एक्सेप्टेंस कम पड़ रही है। पहले तो मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भैया अल्कोहल ने मुझे यू नो कंप्लीट डिफीट के स्टेज पे लाया है और अल्कोहल के बिना जीना मुझे मुश्किल हो गया है और अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता था कि मदद माँगना ये एक फेल्योर की निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है। बट देन धीरे-धीरे मुझे पता चलने लगा कि स्टेप 1 अगर मैं करता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ कि शराब के प्रति मैं शक्तिहीन हूँ या लाइफ मेरी अनमैनेजेबल या असहनीय हो गई है, तो इमीडिएटली मुझे मदद की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ हायर पावर, मेरे से बड़ी पावर के इंटरवेंशन के बिना एक्सेप्टेंस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे दिमाग में थॉट होगा और कुछ नहीं होगा। सो मुझे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था एंड अगेन पेज 417 पे एक्सेप्टेंस का जो डिटेल दिया है उसमें बहुत अच्छी तरह लिखा है कि मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन है, या तो मैं परेशानी के बारे में सोचूं या मैं ये सोचूं कि इस परेशानी को मैं स्वीकार लेता हूँ। लोग, परिस्थितियाँ, कुछ चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आ, मैं कितने भी चेंज करने की कोशिश करूँ बट देन वो चेंज नहीं होगी एंड जब तक वो मैं स्वीकार नहीं करता तब तक प्रोबेबली मेरा आध्यात्मिक विकास हो नहीं सकता। मतलब पहले जो इनिशियल 3 स्टेप है जो मुझे आइडेंटिफिकेशन देते हैं और एक्सेप्टेंस के पास लेके जाते हैं। सेकंड स्टेप है कि एक्सेप्ट करने के बाद मुझे इमीडिएटली किसी की मदद लेना है और पहले तो एक्सेप्ट करना है कि देयर इज़ अ पावर, मेरे से कोई बड़ी पावर है, क्योंकि जब तक मैं सबसे बड़ी पावर रहूँगा तब तक मेरा माइंड मुझे कन्विंस करेगा कि अल्कोहल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। मैं जब ये सोचना बंद कर देता हूँ कि भैया मैं बड़ी पावर नहीं हूँ, अगर इतने लोगों के अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद इतने लोगों के लाइफ में चेंज हुआ है, तो मेरे से भी बड़ी कोई पावर है जो इन लोगों को हेल्प कर रही है एंड भले मेरा अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में जो भी मेरा कंसेप्ट है वो है, बट वो समहाउ कम पड़ रहा है। तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में डिफाइन किया हुआ भगवान का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी मैं मुश्किल घड़ी में हूँ तभी समहाउ मुझे पावर की कमी पड़ रही है। तो इनिशियली मुझे हो सकता है वो पावर मीटिंग रूम से मिले, वो पावर फेलोशिप से मिले, वो पावर लिटरेचर से मिले, वो पावर सर्विस से मिले। तो मुझे ये 4 टूल्स जो दिए गए हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा और वहाँ से पावर लेनी पड़ेगी और मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेरा जो कंसेप्ट है वो ठीक है भगवान का, बट देन वो कंसेप्ट को मुझे थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी खुद की समझदारी कम पड़ रही है और मुझे हेल्प लेने की डेस्परेट ज़रूरत है। सो जैसे-जैसे मैं हेल्प लेना चालू करता हूँ, अ, मैं सरेंडर करता हूँ। सरेंडर एक विनम्रता का उदाहरण है। जब मैं विनम्रता के पास जाता हूँ, मैं जब ये समझता हूँ कि बॉस मैं एक यूनिवर्स का पार्ट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा यूनिवर्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक छोटा भाग हूँ इस दुनिया का और मुझे अपना रोल प्ले करना है और यहाँ से निकलना है। तो अगर मुझे अपना रोल प्ले करना है और निकलना है तो मुझे क्यों ना अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए यूज़फुल लाइफ़, दूसरों के प्रति यूज़फुल लाइफ़ जी के बितानी अ, पड़े। क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए जीऊँगा तो हो सकता है मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिले,
मुझे लाइफ का वो पर्पस मिले जो कंप्लीटली मिसिंग था जब मैं ये मीटिंग रूम में आया। एक तो होपलेस था, सेकंड पर्पसलेस था। बहुत बार मैं न्यूकमर से जब भी मिलता हूँ तो मैं उन्हें क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोबर क्यों हो रहे हैं भाई, मतलब सोबर होके क्या करोगे? लाइफ का पर्पस होना चाहिए, राइट? मतलब मैं सोबर हो गया, ओके, एंड अभी मेरे दिमाग में वही थॉट चल रहे हैं, वही सब चल रहा है। सो इनिशियली मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था 7 साल पहले कि पहले पर्पस डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल मैं अगर सोबर हो गया तो मेरे 3 सेगमेंट्स जो है लाइफ के, एक तो घर, घर के लिए यूजफुल लाइफ जीना, जिनको मैंने तकलीफ दी है इमोशनली उनके लिए अच्छी जिंदगी जीना, उनके प्रति जो रिसेंटमेंट है वो साइड में रख के उस पर काम करके उनके लिए अच्छी लाइफ जीना, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेशनली, मतलब काम के प्रति निष्ठा रखना और अच्छा काम करना। बिकॉज सिर्फ अध्यात्म से मैं सोबर नहीं रह सकता। पेट में कुछ खाना भी जाना चाहिए। अगर पेट में खाना नहीं जाएगा तो भगवान की याद नहीं आएगी। तो प्रोफेशनल लाइफ जो है उस पर भी मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके प्रति भी मुझे निष्ठावंत रहना पड़ेगा। और मुझे कमाने के लिए या कमाने का जो जरिया है उस पे काम करना पड़ेगा। ऐसे कहा जाता है कि अल्कोहलिक, एवरेज अल्कोहलिक जो होते हैं उनसे होशियार होता है। तो अगर मैं होशियार हूँ तो मेरी होशियारी का उपयोग मैं अति सोचने में, अति विचार करने में और बहुत ज़्यादा डीप में लोगों के बारे में, परिस्थिति के बारे में, खुद के बारे में सोचने में क्यों गलाऊं? अगर मैं वो जो टाइम है वो मेरे प्रोफेशनल एनहांसमेंट में, मेरा करियर अच्छा करने के लिए या काम में बिताऊं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मेरे 7 साल के जर्नी में जिन्होंने वापस प्रोफेशनल रिकवरी बहुत अच्छी की है। मतलब सब निकल गया था हाथ से और धीरे 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 करके प्रोफेशनली बहुत साउंड हो गया अभी। सो पहला है घर, दूसरा है ऑफिस और तीसरा है मेरा आध्यात्मिक प्रोग्रेस। मुझे ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेरा जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बोला जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि मेरी सोब्राइटी इज कंटिंजेंट टू माय स्पिरिचुअल कंडीशन। मतलब जब तक मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन, मतलब जब तक मेरा कॉन्शियस जो है वो अंदर से मुझे ये सिग्नल देगा कि देर इज अ पावर, तुम पावर नहीं हो, और जब तक वो मुझे अंदर से बोलेगा कि मेरे मोटिव्स राइट है, जो मैं कर रहा हूँ उसका अप्रोच मेरा राइट है, तब तक शायद मैं अल्कोहलिज्म के पास वापस नहीं जाऊंगा। बट जब भी मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन, मेरी मेंटल कंडीशन, मेरा कॉन्शियस जो है वो साथ देना बंद करे और वो गलत सिग्नल देना चालू करे, तब हो सकता है मैं रिलैप्स की ओर चला जाऊँ। और रिलैप्स भी ऐसे ही होगा, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा सोसाइटी के साथ, फेलोशिप के साथ। वापस मुझे रिसेंटमेंट आना चालू हो जाएगा। सो मुझे ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जैसे हाउ इट वर्क्स में बताया गया है, मुझे भगवान प्ले करना छोड़ना पड़ेगा। लिखा गया है कि वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। बहुत बार मैं भगवान बनता हूँ, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, स्पेसिफिकली घर पे। घर पे आने के बाद मैं परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, जबकि लाइफ ने मुझे इतने सारे झटके दिए कि मुझे समझना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में मैंने क्या करके रखा है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। चीज़ें बहुत बार अपने आप चलती है, मुझे सिर्फ लिव एंड लेट लिव करना है, खुद जीना है, अपना सर्कल जो है उसको प्रॉपर बना के रखना है। अपनी जो व्यक्तिगत प्रोग्रेस है उस पे मुझे कंसंट्रेट करना है। स्पेसिफिकली मैं यूज़फुल हूँ क्या घर पे लिए, मैं ऑफिस में अच्छा काम कर रहा हूँ क्या, ऑफिस में अगेन में रिसेंटमेंट या फिर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके चल रहा हूँ ना। देन मेरा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, मैं कनेक्टेड हूँ ऐसे कम्युनिटी से जो मुझे पावर देगी, जो मुझे
मदद करेगी, जो मुझे फेलोशिप देगी, जो मुझे ये समझने में मदद करेगी कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है साइकोलॉजिकल। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने जो कहा है मेंटल डिफेक्टिवनेस एग्जैक्टली क्या है, क्यों मैं कभी कभी बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ, सडनली दूसरे दिन मैं एकदम डिप्रेसिव मूड में आ जाता हूँ, तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है मुझे समझना पड़ेगा। मुझे अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने अतीत को स्पेसिफिकली स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक मैं वो आत्मनिरीक्षण का काम नहीं करता हूँ, जैसे हाउ इट वर्क्स में बताया गया है, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने लोगों को कैसे दुख पहुंचाया है एंड मुझे माफी मांगने की क्यों जरूरत है। बिकॉज जब तक मैं अपने जोन में था अल्कोहलिक एनोनिमस अल्कोहलिज्म के, तब तक मैं अपने पहलू से लोगों को देखता था और मुझे लोग गलत लगते थे, मुझे परिस्थितियां गलत लगती थी। जैसे ही मैंने चश्मा चेंज किया, जैसे मैंने आत्मनिरीक्षण करना चालू किया, नैतिक आढ़ावा जैसे लिया मैंने खुद का, तो पता चला कि बहुत सारी गलतियां हो गई है। फ्रेंड्स को मैंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, दोस्तों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया, वो अल्कोहलिक नहीं बने। इनफैक्ट मुझे लगता है 99 से 2018 मतलब 20 साल मैंने दोस्तों के, सेम दोस्तों के साथ, प्लस प्रोफेशनल दोस्त आए और दोस्त आए, उनके साथ मैंने अल्कोहलिज्म किया। वो लोग अल्कोहलिक नहीं बने बट मैं अल्कोहलिक बन गया। तो मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों को टाइम दे दिया। एंड वो जो पहलू होता है लाइफ का कि घर, ऑफिस और आध्यात्मिक प्रोग्रेस, समहाउ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैंने दोस्तों को देने के कारण ये 3 सेगमेंट में स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया मेरा। मैं खुद को ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से भगवान समझने लगा, मतलब भगवान नहीं, बट देन मुझे लगने लगा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज प्रोफेशनली थोड़ा प्रोग्रेस हो गया था इनिशियल एज में। अल्कोहल ने ऐसे नहीं कि मुझे दुखी दिया, शुरुआत में मुझे जो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस था वो दे दिया, बट देन वो कॉन्फिडेंस कम दिन चला और मुझे ऐसे पर्सनली अभी लगता है कि जो मेरे प्रोफेशनल दोस्त अल्कोहल नहीं पीते थे, उन्होंने भी मेरे इतना ही प्रोग्रेस किया है या उन्होंने मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और मुझे जो लगता था कि मैंने अल्कोहल पीने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बचा है, बढ़ा है, मैंने प्रोफेशनल दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिल पाया मैं, एंड मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया, अच्छे प्रेजेंटेशंस बना पाया या अच्छा थॉट प्रोसेस रख पाया। ये शायद मेरी गलत फहमी थी। अल्कोहल ना लेते हुए भी बहुत लोगों ने ये प्रोग्रेस किया है। सो आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा मुझे कि मेरा अतीत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी गलतियां क्या है और कैसे मैंने लोगों को दुख पहुंचाया है, वो सारी लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी। सो पहले तो है खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद का आत्म परीक्षण करना कि मैं क्या हूँ। बिकॉज जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करता तब तक शायद प्रोग्राम मेरे लिए स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली, दूसरों को स्वीकार करना। सी बहुत अच्छी तरह बिग बुक में लिखा गया है, एवरीवन इज क्रिएशन ऑफ गॉड। हर एक बंदा भगवान का क्रिएशन है, मतलब राम भी भगवान की क्रिएशन है, रावण भी भगवान का क्रिएशन है। तो रावण रावण क्यों है, ये सोचने में मैं अगर टाइम वेस्ट करूं तो वो स्टुपिडिटी रहेगी। मुझे समझना पड़ेगा कि कुछ लोग जो मेरे आसपास के, स्पेसिफिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं अगर दुखी होता हूं, मेरे अगर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं और मैं हर्ट होता हूं, वो मेरे आसपास के 4-5 लोगों की वजह से ही होता हूं। मैं ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा जो जिनका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर मैं मेरे घर वाले 4-5 लोगों से डिस्टर्ब हो रहा हूं और उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि दे आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। उन्हें भी भगवान ने बनाया गया है और वो जैसे है वैसे ही भगवान चाहता था वो हो। अभी वो वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और मुझे यही टोन में क्यों बात कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे ही क्यों कर रहे हैं एंड मुझे ये इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे,
मुझे ये दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी, मुझे दूसरों को जैसे है लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, दूसरों को और परिस्थितियों को जैसे है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब तक 2011 से 2018 तक लोगों को बदलने की, परिस्थिति को बदलने की, लोगों को दिखाता हूँ, परिस्थिति को दिखाता हूँ, ये सोच में था, तब तक मेरा अल्कोहल का प्रोग्रेशन बढ़ते ही गया। तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया दुनिया चेंज होने वाली नहीं है। अभी 7 साल में अगर बदल हुआ है तो मेरे में हुआ है और किसी में बदल नहीं हुआ है। लोग वैसे ही है, मेरा नजरिया चेंज हो गया है लोगों के पास देखने का। मैं अभी उनकी कमियों को स्वीकार करके उनकी अच्छाइयों पे कंसंट्रेट करने लगा हूँ। बिकॉज पहले उनकी बुराइयों पे कंसंट्रेट करता था, और अल्कोहल में ये मस्त मैजिकल पावर है कि लोगों की जो थोड़ी सी बुराई है, कमजोरी है, वो बहुत बड़ी करके मुझे बताता है, और ये महसूस कराता है कि यार ये प्रॉब्लम ठीक होगा ही नहीं कभी, और ये प्रॉब्लम के बिना जिंदगी चलेगी ही नहीं, और लोग और ये जो परिस्थिति, जो फेज मेरे लाइफ में आई है कठिन, ये बीतने वाले हैं ही नहीं। और मुझे कन्विंस कर लेता है कि शायद मैं अल्कोहल से या लोगों को फेस करने की जो रियलिटी है, आ, इसमें कभी भी जीत नहीं पाऊंगा। सो लोगों को, परिस्थिति को स्वीकार करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। प्रेयर में भी यही बताया गया है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जो परिस्थिति में चेंज नहीं कर सकता, मुझे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सो एक्सेप्टेंस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई आंसर। जब भी मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम ऑफ ऑल माई आंसर ऑफ माई ऑल माई प्रॉब्लम, जब भी मैं बोलता हूँ तभी मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस तरह से प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह से देख रहा हूँ तो डिफिकल्ट होगा। जब भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार प्रॉब्लम आ गया है, और ये आया है बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। मतलब ऐसे कभी होगा नहीं कि मेरे लिए सब पॉजिटिव होते रहेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, सोबर हो गया, अभी सब लाइफ एकदम मस्त सी। लोग जाएंगे, मतलब घर वाले, अभी मेरे सोब्राइटी में मेरे डैड, मेरे मॉम, डैड कैंसर से गुजर गए, मॉम ब्रेन ट्यूमर से गुजर गई। सो टफ टाइम आएगा। सो मुझे ये जानना है कि जब भी मुझे टफ टाइम आता है तो वो मेरी इमोशनल मैच्योरिटी के लिए जरूरी है, वो मेरा ट्रेजर है। क्योंकि टफ टाइम नहीं आता था तो मेरे जैसा हार्ड नट, मेरे जैसा टफ आदमी डिनाइल में से बाहर ही नहीं आता था। अल्कोहल अगर मुझे ये लेवल पे नहीं लेके आता था तो मैं शायद सुधरने का रास्ता ही नहीं ढूंढता था, मैं लोगों की लाइफ में तबाही मचाता था। अल्कोहल ने मुझे ऐसे स्टेज पे लेके आया कि मुझे मदद मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये स्वीकार करने के अलावा ऑप्शन नहीं था कि बस मैं चेंज नहीं कर सकता चीजें। अल्कोहल पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, ये मुझे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और डेली लाइफ में जैसे स्टेप 12 में कहा गया है, ये जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे कंप्लीट मेरे ऑल अफेयर्स में, सारे मेरे जो लाइफ के दैनिक जीवन के पहलू है उसमें मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस। मतलब मैं सुबह उठ रहा हूँ, बारिश गिर रहा है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई बारिश गिर रहा है, ज्यादा बारिश गिर रहा है, मुझे वैसी तैयारी करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, मुझे क्या करना है। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मॉर्निंग में नाश्ता नहीं मिल सकता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा बॉस नाश्ता नहीं मिलेगा, अल्टरनेट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर से नाश्ता अरेंज कर सकता हूँ। और भी डिफिकल्टीज है लाइफ की, है तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ वो सिचुएशन में। ये सोचने के अलावा कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, अरे शिकायत कितना करूं जिंदगी से। अगर शिकायत ही करते रहूं तो जिंदगी कभी जीऊंगा। सो धीरे धीरे मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को स्वीकार करना, मेरे अल्कोहलिज्म को स्वीकार करना, और ये भी ध्यान में रखना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि 7 साल के बाद भी मेरा मूड स्विंग जो है वो ऊपर से, मतलब एकदम आज मैं बहुत खुश हूँ, हो सकता है मैं कल बिना काम के सडनली डिप्रेशन में चला जाऊं। सो मेरा मूड ऐसा है, और वो टाइम पे मुझे मीटिंग, फेलोशिप, लिटरेचर और सर्विस, ये 4 चीजों की, ये 4 टूल्स की जरूरत है।
सो ये जब भी मैं एक्सेप्ट करना चालू करता हूँ कि भैया मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सेकंड थिंग, मैं दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। उनकी अपनी लाइफ है, वो भी भगवान के क्रिएशन है। वो अगर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है भाई। वो मैं स्पिरिचुअली साउंड हो गया मतलब पूरी दुनिया स्पिरिचुअली साउंड हो गई, ऐसे नहीं होगा ना। दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों रहेगी। बट अगर बुराई नहीं रहती तो शायद मुझे अच्छाई का वैल्यू ही नहीं पता चलता। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोग रहेंगे जो मेरे हिसाब से नहीं बिहेव करेंगे। मुझे एक्सेप्ट करके मुझे क्या करना है वो मुझे कंसंट्रेट करना है। दैनिक जीवन में मुझे परिस्थितियों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे मेरे लाइफ से जाएंगे। बीमारी धीरे धीरे आना चालू हो जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ेगा। बच्चों का एजुकेशन का बाकी बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स आएंगे। बट मुझे वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखना है या फिर चैलेंज की तरह देखना है कि भैया ये सभी के लाइफ में आता है। और लाइफ का मतलब ये है, मतलब जो जर्नी है लाइफ की, ये एक्सपीरियंसेस से बनी है ना। ये कोई जर्नी मतलब क्या बोलते हैं, एकदम बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि मुझे गुलाब के कलियों पे चलना है। ऐसी तो ऐसे तो किसी की लाइफ नहीं है। हर एक की लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस फेस करते करते आगे जाना, यही जिंदगी है। ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सोब्राइटी में भी टफ टाइम, टफ डिसीजन आएंगे। तभी मुझे पेशेंस, सेल्फ रिस्ट्रेन और सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा कि भैया यस, चेंज होगा। एंड ये फेज है लाइफ की। कोई भी लाइफ की टफ टाइम मेरे जिंदगी में परमानेंट नहीं चला है। दिस टू शैल पास। अगर वो समय निकल गया तो ये समय भी निकल जाएगा। मुझे सिर्फ उस टाइम पे पेशेंस रखना है। और वही आई थिंक एक्सेप्टेंस के ही पेज पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मुझे पर्सनली पसंद है। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग हैपन्स इन गॉड्स वर्ल्ड बाय मिस्टेक। भगवान की दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी गलती से नहीं होता। मतलब भगवान ने मेरे लिए अगर ये सिचुएशन लाई है, मेरे लाइफ में अगर टफ टाइम लाया है, मैं हल्की अल्कोहलिक क्यों बना, मेरे दोस्त क्यों नहीं बने, मैंने इतना सारा टाइम अल्कोहलिज्म में क्यों बिताया, ये सोचने के बदले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये होना मेरे इमोशनल मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी था, मेरे भावनात्मक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी था। और अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अध्यात्म की ओर नहीं जाता। लोगों को, परिस्थिति को देखने का मेरा नज़रिया चेंज नहीं होता। और अभी जितना मैं भगवान को या हायर पावर को मानता हूँ, और जो नम्रता, सरेंडर की वजह से मेरे में आई है, वो शायद मेरे में नहीं आती। मैं अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में ही रहता था। सो अगर ये हुआ है मेरी जिंदगी में तो ये मिस्टेक से नहीं हुआ है। भगवान का कोई पर्पस था ये करने के पीछे, और ये होना था। मैं ये नहीं सोच सकता मेरे साथ ही क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। बस ये सोचते सोचते जिंदगी बीत गई। लोग ऐसे क्यों, मैं ऐसे क्यों, परिस्थिति ऐसे क्यों। मुझे ये समझना पड़ेगा भगवान की दुनिया में कोई भी चीज गलती से नहीं होती। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैं जस्ट जस्ट एक पार्ट हूँ वो दुनिया का। और अगर मैं पार्ट हूँ वो दुनिया का, तो मुझे अपना रोल प्ले करना है। उसके लिए मेरा पर्पस मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी सोब्राइटी में आया 7 साल पहले, इनिशियल 1 साल में फॉर्चुनेटली थाना में सीनियर मेंबर्स ने एक डायरेक्शन इनिशियली मैंने देखा उनके बिहेवियर में, जैसे वो लिविंग सोबर लाइफ जी रहे थे। तो मैंने ये समझ लिया कि एक डायरेक्शन पकड़ना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, घर का लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ, ओके, इसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता है। और वो टाइम में अ, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करूँ, मैं अपने ही थॉट में अगर इन्वेस्ट करूँ, तो मेरा दिमाग तो मुझे बोलेगा यार ये शेयर्स परचेज कर ले, ये गाड़ी ले ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मुझे ये समझना ज़रूरी है, ये जो तीसरा पहलू है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, उसमें
सर्विस और फेलोशिप जो है, फेलोशिप में भी न्यूकमर्स को हेल्प करना या सर्विस में न्यूकमर्स को हेल्प करना, उससे जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं अभी 2 साल थाने इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था, तो मेरे पास हेल्पलाइन नंबर था। तो हेल्पलाइन नंबर जब भी आता था और मैं इनिशियली जब भी पेरेंट्स को या घरवालों को अल्कोहलिक के हेल्प करता था, उन्हें डायरेक्शन देता था कि आप ये कर सकते हो, ये मीटिंग को आ सकते हो। और 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी मुझे वो रिलेटिव का फ़ोन आता था कि अरे आपने ये मीटिंग बताई एंड अभी वो 2 साल से सोबर है, उनकी लाइफ चेंज हो गई है और आपने इनिशियली जो हेल्प किया उसके लिए धन्यवाद। सो सर्विस से जो सैटिस्फैक्शन जो किक मिलती है, वो मुझे अल्कोहल से मिलती थी। मतलब अल्कोहल से जो मिलती थी उससे भी अच्छी किक मुझे सर्विस से या फिर दूसरों के लिए यूज़फुल लाइफ़ जीने से मिल सकती है। सो लाइफ़ का पर्पस मुझे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ओनली एक्सेप्टेंस ऑफ बॉस कि भाई मुझे बीमारी है, इससे नहीं चलेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि येस देयर इज़ फिज़िकल एलर्जी बट मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी भी है। मेंटल ऑब्सेशन है तो मैं दूसरों को या परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, तो मेरे लाइफ में पर्पस मिसिंग है कहीं न कहीं पे। जो मेरा तीसरा पहलू है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, वो कहीं न कहीं कम पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ों पे जैसे मैंने काम करना चालू किया, आज मुझे 7 साल हो गए सोब्रिटी के और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मतलब मैंने अ, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। सिर्फ़ चीज़ें अपने हिसाब से चल रही है, बट देन मुझे चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, मेरा पॉज़िटिविटी है, वो कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब मैं बहुत पॉज़िटिवली चीज़ों को देखता हूँ। एक कम्युनिटी है इतनी बड़ी जो मेरे हेल्प के लिए मेरे अ, जभी भी टफ टाइम आएगा तो मुझे कोई शेयर करना है, मुझे हल्का होना है, मुझे इमोशनल मदद की ज़रूरत है, तो पूरी कम्युनिटी है मेरे साथ। ऐसी कम्युनिटी किसको मिलती है? निस्वार्थ कम्युनिटी, मतलब कुछ स्वार्थ नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, ना मेरा कोई स्वार्थ है, ना आपका कोई स्वार्थ है, हम एक-दूसरे को मदद कर रहे हैं। सो ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिला। आप सभी से आज मुझे शेयर करने का मौका मिला। सभी का धन्यवाद और स्पेसिफिकली न्यूकमर को मैं ये आशा देना चाहता हूँ कि बदलाव पॉसिबल है, सिर्फ़ मुझे उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, तो बदलाव शुरुआत होगा। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया।